अभिमन्यु शालिनी पर शक करते हुए पूछता है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो शालिनी कि यक्षिणी उन्हीं को मारती है जो उसे नुकसान पहुंचाते हैं? अभिमन्यु का सवाल सुनकर शालिनी एकदम चुप हो जाती है, जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। अभिमन्यु शालिनी पर दबाव बनाते हुए कहता है, बोलो शालिनी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? शालिनी बात को घुमाते हुए कहती है, बस ऐसे ही लगता है अभिमन्यु। देखा जाए तो यक्षिणी एक स्त्री है और स्त्री कभी किसी अच्छे इंसान को नहीं मारती, हमेशा उसी को मारती है जो या तो उसे नुकसान पहुंचा रहा हो या फिर वो बुरा इंसान हो। तुम इतिहास की किसी भी कहानी को देख लो, स्त्रियां तभी बुरी बनी हैं जब उन पर अत्याचार हुआ हो, उनको प्रताड़ित किया गया हो। कछुआ शालिनी को बीच में टोकते हुए कहता है, पर यहाँ कहानी अलग है शालिनी। यहाँ एक स्त्री नहीं यक्षिणी की बात हो रही है जो डायन बन गई है अपने अभिशाप के कारण। और तुम्हें नहीं पता डायनें कितनी खतरनाक होती हैं। दादी बताती थी कि डायनें इतनी बुरी होती थी कि अपनी सिद्धियां हासिल करने के लिए खुद अपने बच्चों की बलि दे दिया करती थी। तुम खुद सोच लो, जो स्त्री अपने अंश को मार सकती है तो फिर वो क्या नहीं कर सकती। शालिनी पलटकर कुछ कहती उससे पहले ही कायर घबराते हुए कहता है, यार तुम लोग ये यक्षिणी डायन अघोरी की बात करना बंद करोगे? मुझे डर लग रहा है। एक तो वैसे ही फटी पड़ी है मेरी, और तुम लोग ऐसी बातें करके और भाग रहे हो। बातों ही बातों में अभिमन्यु ने अपनी चाय खत्म कर ली थी। अभिमन्यु कप को उसके सामने रखे टेबल पर रख देता है। उसी वक्त शालिनी टेबल पर रखे सभी कपों को उठाने लग जाती है। युग शालिनी को रोकते हुए कहता है, शालिनी तुम रहने तो मैं उठा लूंगा कप। शालिनी टेबल पर रखा तीसरा कप उठाते हुए कहती है, नहीं युग जी, रहने दीजिए, मैं करती हूँ ना, आप आराम कीजिए। शालिनी टेबल पर रखा आखिरी कप भी उठा लेती है और उन्हें लेकर वापस किचन की ओर जाने लग जाती है। कछुआ शालिनी को जाते हुए देखते हुए कहता है, यार तुम्हें नहीं लगता शालिनी कुछ ज्यादा ही काम करने लगी है? अभिमन्यु भी शालिनी को देखते हुए कहता है, हाँ, और ये असर कल रात से ही हुआ है। देखा नहीं कैसे उतावली हो रही थी अघोरी की कब्र खोदने के लिए? युग कुछ याद करते हुए कहता है, कब्र से याद आया, वो कंकाल जो हमें पहली कब्र से मिला था वो मुझे। युग ने इतना कहा ही था कि तभी कायर का फोन बजने लग जाता है। आमी जे तुम्हार सुधु जे तुम्हार, आमी जे तुम्हार सुधु जे तुम्हार। कायर फोन उठाते हुए कहता है, हाँ बिंदु बोलो। बिंदु की फोन के अंदर से चिल्लाती हुई आवाज सुनाई देती है, कायर कहाँ रह गए तुम? मैंने मैसेज किया था ना, जल्दी आना, कुछ अर्जेंट काम है, फिर भी देर कर दी। कायर अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहता है, सॉरी बिंदु, मैं भूल गया था, मेरे दिमाग से ही निकल गई थी ये बात कि तुम्हारा मैसेज आया था। मैं बस अभी निकलता हूँ ग्रेवयार्ड कोठी से। बिंदु की आवाज आती है, तुम यहाँ पर आओ तो कायर, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही भूलने लग गए हो मेरी बातों को, जैसे तुम्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं। कायर बिंदु को मनाते हुए कहता है, अरे नहीं बिंदु, ऐसी कोई बात नहीं, बस दिमाग से निकल गया था, मैं आ रहा हूँ। कायर बिंदु के पलटकर जवाब आने का इंतजार करने लग जाता है, पर कुछ जवाब नहीं आता है। अगले ही पल बिंदु फोन कट कर देती है। कायर अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहता है, यार मैं चलता हूँ, तुम देख रहे हो ना बिंदु कितना गुस्सा हो रही थी मुझ पर। युग कायर की बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ देखा, पर बिंदु ने तुझे किस अर्जेंट काम से बुलाया है? कायर तुरंत सोचकर कहता है, पता नहीं यार, बताया नहीं उसने कुछ, बस मैसेज में कहा था जल्दी से जल्दी दुकान पर आ जाओ, कुछ अर्जेंट काम है। अभिमन्यु फटाक से बोल पड़ता है, अगर इतना ही अर्जेंट काम था तो बिंदु खुद क्यों नहीं आ गई? वो भी तो आ सकती थी। कायर ग्रेवयार्ड कोठी को देखते हुए कहता है, अभिमन्यु तुझे बताया था ना, उस रात के हादसे के बाद बिंदु बहुत कम आती है ग्रेवयार्ड कोठी में। अभिमन्यु याद करते हुए कहता है, वो जो तू कह रहा था कि यक्षिणी काले साए का रूप लेने लग गई है, वही हादसे के बाद? कायर हामी भरता है, हाँ उसी हादसे के बाद। अभिमन्यु फिर टोकता है, पर तूने पूरी बात कहाँ बताई थी कि ग्रेवयार्ड कोठी में एक्चुअल में क्या हुआ था? कायर पहले युग की तरफ देखता है, फिर बात को काटते हुए कहता है, यार आकर बताता हूँ ना सब कुछ। देख नहीं रहा बिंदु कितना गुस्सा हो रही थी मुझ पर, अगर जल्दी नहीं गया तो मुझे कच्चा खा जाएगी। इतना कहकर कायर अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। तभी कछुआ उसे टोकते हुए कहता है, रुक, मैं भी चल रहा हूँ, जब से यहाँ पर आया हूँ एक बार भी घर नहीं गया हूँ, माँ पापा से मिलकर आ जाता हूँ, उनसे मिले भी काफी वक्त हो गया है। कायर चिढ़ते हुए
हुए कहता है, अगर चलना है तो जल्दी चलना, बैठा क्या है। कछुआ सोफे पर से उठता है और कायर के साथ बाहर जाने लग जाता है। अभी कायर और कछुए को बाहर गए हुए 3-4 मिनट ही हुए थे कि तभी कायर की युग को पुकारने की आवाज सुनाई देती है। युग युग जरा यहाँ पर तो आ। युग अंदर हॉल से ही सोफे पर बैठे बैठे जवाब देता है, क्या हुआ, तुम दोनों अभी तक गए नहीं क्या। कायर का जवाब आता है, यार बाहर तो आ, कुछ गड़बड़ लग रही है। युग हैरानी के साथ बड़बड़ाता है, गड़बड़ लग रही है, क्या गड़बड़ लग रही है। इतना कहकर युग सोफे पर से उठता है और अभिमन्यु के साथ ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकलने लग जाता है। जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि कायर और कछुआ ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे से करीब 10 कदम आगे आकर मूर्ति बनकर खड़े हो गए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा शौक लग गया हो। युग कायर के पास जाकर पूछता है, क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो गए। कायर अपने हाथ से सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जरा वो सामने देख, फिर तू खुद ही समझ जाएगा कि हम दोनों ऐसे क्यों खड़े हैं। जब युग और अभिमन्यु सामने अपनी नजरें करते हैं तो वो दोनों भी दंग रह जाते हैं। सामने से वर्चस्विनी, तारा, चार्ली और जाटव एक साथ आ रहे थे। उन चारों के दोनों तरफ बड़े बड़े बांस के पेड़ लगे थे। उन बांसों के बीच में जो रास्ता छूटा हुआ था वो लोग वहां से आ रहे थे। उनके अगल बगल दोनों तरफ लंबे लंबे बांस के झुंडी लगे हुए थे। युग वर्चस्विनी को देखते हुए कहता है, ये तो वर्चस्विनी जी है अपनी पलटन के साथ, पर ये अब क्यों आ रही है, जब आना था तब तो आई नहीं, जब काम खत्म हो गया तब आ रही है। अभिमन्यु जवाब देता है, पुलिस हमेशा लेट ही आती है युग, और हमारी मेहंदी पथार की पुलिस कुछ ज्यादा ही लेट है। मुझे लगता है चार्ली की कल रात की उतर गई होगी, और जैसे ही उतरी उसने वर्चस्विनी जी को सब बता दिया होगा, और वर्चस्विनी जी सीधे यहाँ पर आ गई। कायर तारा को देखते हुए कहता है, वो सब तो ठीक है, पर ये बच्ची कौन है, और वर्चस्विनी जी की पलटन में कब से शामिल हो गई। कछुआ थोड़े रूठे लहजे में कहता है, ये बच्ची तारा है, वर्चस्विनी जी की बेटी। कायर झट से पूछता है, तुझे कैसे पता कि ये वर्चस्विनी जी की बेटी है और इसका नाम तारा है। कछुआ जवाब देता है, भूल गया, मैंने वर्चस्विनी जी को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, और तुझे भी तो उस दिन तारा की फोटो दिखाई थी, तू भूल गया क्या। कायर अपना सिर खुजाते हुए कहता है, हाँ भूल गया था, भला मैं क्यों याद रखूंगा वर्चस्विनी जी के बारे में कुछ भी, तू है उनका आशिक, मैं नहीं। युग कायर और कछुए को बीच में टोकते हुए कहता है, तुम दोनों अपनी ये फालतू की बकवास बंद करोगे और मुझे जरा सोचने दोगे कि आखिर वर्चस्विनी जी अपनी बेटी को लेकर क्यों आ रही है अपने साथ। युग कुछ सोच पाता उससे पहले ही वर्चस्विनी तारा, जाटव और चार्ली के साथ युग के और उसके दोस्तों के पास पहुंच जाती है। तारा ने अपने हाथ में गुड़िया पकड़ी हुई थी। वर्चस्विनी युग को देखते हुए कहती है, तो आखिर तुमसे दोबारा मुलाकात हो ही गई युग। युग कुछ जवाब नहीं देता, चुपचाप खड़े रहता है। वर्चस्विनी युग के दोस्तों को देखते हुए कहती है, ये तुम्हारे दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं क्या, जब भी मिलो ये तुम्हारे आसपास ही रहते हैं, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते क्या। युग गर्व के साथ कहता है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे वर्चस्विनी जी मेरे दोस्त मुझे अकेले, ये दोस्त नहीं परिवार है, और परिवार वाले अपने सदस्य का कभी साथ नहीं छोड़ते, किसी भी हालात में, चाहे आप किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो। कछुआ इशारों में तारा से हाय बोलता है, पर तारा कुछ जवाब नहीं देती, बल्कि उसे घूरने लग जाती है। वर्चस्विनी बिना वक्त गवाए काम की बात पर आते हुए कहती है, कल शाम को कोई अघोरी तुम्हारी ग्रेवयार्ड कोठी में आया था क्या। युग कुछ कहता उससे पहले ही कछुआ बोल पड़ता है, वर्चस्विनी जी अघोरी नहीं आया था, बल्कि उसकी मूर्ति आई थी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर। वर्चस्विनी बिचकते हुए कहती है, अघोरी की मूर्ति आई थी मतलब। युग चार्ली की तरफ देखते हुए कहता है, वर्चस्विनी जी आपको ये चार्ली जी ने कुछ बताया नहीं क्या, कल उसे फोन पर बताया था ना हमने कि हमें अघोरी मिला है जिसे किसी ने मूर्ति में बदल दिया है। जैसे ही उसे हमने हाथ लगाया उसकी मूर्ति राख राख हो गई, बस उसकी खोपड़ी बची थी। पहले तो वर्चस्विनी जब युग की बात सुनती है तो शॉक्ड हो जाती है, मन ही मन सोचने लग जाती है, तारा ने भी यही बताया था कि अघोरी को उस काले साए ने मूर्ति बना दिया था, कहीं तारा की बात फिर से सच तो नहीं हो गई। वर्चस्विनी ये सब सोच ही रही थी कि तभी युग उसे टोकते हुए कहता है, क्या हुआ वर्चस्विनी जी, कहाँ खो गई आप। वर्चस्विनी युग की बात का कुछ जवाब नहीं देती है और बात को काटने के लिए चार्ली की तरफ देखते हुए पूछती है, चार्ली ये युग क्या बोल रहा है, तुमने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। चार्ली अपनी नजरें चुराने लग जाता है, क्योंकि उसे सिर्फ इतना याद था कि उसे कल किसी का 2-3 बार फोन आया था जो अघोरी की खोपड़ी खोपड़ी कर रहा था, पर इसके अलावा कुछ याद नहीं था।
चार्ली समझ गया था कि वो बुरी तरह फंसने वाला था। चार्ली हिचकिचाते हुए कहता है, वो मैडम जी। चार्ली अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कछुआ खुश होते हुए बोल पड़ता है, लगता है चार्ली जी ने आपको कुछ नहीं बताया। बताते कैसे? कल इन्होंने फट्टे से जो पी थी, मुझे तो चार्ली जी पहचान तक नहीं पा रहे थे। कह रहे थे कौन कछुआ? चार्ली जी सही सही बताना, आपने महुए की पी थी ना? उसी में ऐसा असर होता है कि कुछ होश ही नहीं रहता। चार्ली कछुए को गुस्से से भरी आंखें दिखाने लग जाता है और उसे चुप होने का इशारा करने लग जाता है, पर कछुआ चुप नहीं होता है, लगातार बोलते रहता है, कल की अपनी बेइज्जती का बदला निकालता रहता है। वर्चस्विनी चार्ली और जाटव से गुस्से के साथ कहती है, अब समझ आया पुलिस स्टेशन के अंदर शराब का ढक्कन कैसे आया। कल रात तो पुलिस स्टेशन में पार्टी चल रही थी। ज्ञानी तारा सही कह रही थी, वो शराब का ढक्कन तुम्हारा ही था। चार्ली हकलाते हुए कहता है, नहीं नहीं मैडम जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। वर्चस्विनी कुछ कहती है उससे पहले ही कछुआ बोल पड़ता है, नहीं वर्चस्विनी जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे मोबाइल में ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग होती है, आप चाहे तो वो सुन सकती हैं। ये बात सुनकर चार्ली चुप हो जाता है। वो समझ गया था कि वो बुरी तरह फंस चुका था। अब वो चाहकर भी अपने आप को नहीं बचा सकता था। वर्चस्विनी चार्ली और जाटव का चेहरा देखकर समझ गई थी क्या सच है और क्या झूठ। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, तुम दोनों चलो आज पुलिस स्टेशन, फिर बताती हूँ ड्यूटी के वक्त शराब पीने का क्या अंजाम होता है। चार्ली अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, गलती हो गई मैडम जी, माफ कर दीजिए। जाटव भी अपना हाथ जोड़ते हुए कहता है, हाँ मैडम जी माफ कर दीजिए, आइंदा कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। वर्चस्विनी दोनों को अपनी आंखें दिखाते हुए कहती है, चुप करो तुम दोनों, समझे? कहा ना इस पर पुलिस स्टेशन में बात करेंगे। वर्चस्विनी युग से बात करते हुए कहती है, युग, वो अघोरी की खोपड़ी कहाँ पर है? युग वर्चस्विनी को सब कुछ बता देता है कि जब पुलिस वाले उसकी मदद करने नहीं आए तो उसने वो खोपड़ी दफना दी थी, लेकिन ये नहीं बताया कि दफन करते वक्त उसको एक कब्र और मिली थी। सारी बात सुनने के बाद वर्चस्विनी कहती है, मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ पर तुमने अघोरी की खोपड़ी दफनाई है। कछुआ चार्ली को देखते हुए कहता है, ये चार्ली जी जिस जगह पर खड़े हुए हैं, अघोरी की खोपड़ी उसी के नीचे दफन है। जैसे ही कछुआ ये बात बोलता है, चार्ली डरते हुए कूदकर अपनी जगह से हट जाता है। वर्चस्विनी उस जगह को देखते हुए कहती है, अच्छा ये है वो जगह, चार्ली खोदो। चार्ली डरते हुए कहता है, क्या क्या कहा मैडम जी? वर्चस्विनी दोहराते हुए कहती है, मैंने कहा अघोरी की कब्र खोदो। अभिमन्यु घबराहट के साथ कहता है, रुक जाइए वर्चस्विनी जी, ऐसा मत कीजिए, अघोरी की कब्र खोदना ठीक नहीं है। अभिमन्यु के चेहरे की घबराहट वर्चस्विनी पढ़ लेती है और उस पर शक करते हुए पूछती है, तुम आखिर कब्र खोदने से मना क्यों कर रहे हो अभिमन्यु? तुमने इसके अंदर अघोरी की खोपड़ी दफनाई है या फिर कुछ और? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी।